चलिए ध्यान सुनिएगा। अब आप लोग को मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, सेल साइकिल। ध्यान सुनिएगा इसको। सेल साइकिल से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनता है आपका सेल साइकिल से, सेल डिवीजन से। ठीक, इधर देखिएगा। सबसे पहले क्या कहता है भाई, ये सेल साइकिल। सेल साइकिल बना लीजिएगा। सर आज क्लास नहीं है ना, और कुछ नहीं, अरे हम लोग स्टार्ट करें। डिवीजन के नीचे क्या लिखा है? डिवीजन फेज। डिवीजन फेज, ध्यान सुनिएगा अब इसको। इधर देखिएगा। सबसे पहले क्या कहता है, सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र। देखिएगा, जीवन का प्रारंभिक अवस्था से लेकर, जीवन का कहां से लेकर, प्रारंभिक अवस्था से लेकर एम फेज की अंतिम अवस्था को अपन क्या कहते हैं, सेल साइकिल। मतलब कहता है जीवन का प्रारंभिक अवस्था से लेकर एम फेज के अंतिम अवस्था को अपन क्या कहेंगे भाई, सेल साइकिल कहेंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक के? क्लियर हुआ? तो सभी ऑर्गेनिज्म का जो सेल साइकिल का जो टाइम होता है वो सब अलग अलग होगा। सेल साइकिल का जो टाइम होगा क्या होगा, अलग अलग। जैसे कि ह्यूमन बॉडी का सेल साइकिल कितने घंटे का होता है, 24 आवर्स का होगा। कितने घंटे का होगा, 24 आवर्स का। अगर बैक्टीरिया है तो कितना मिनट का होगा आपका, 60 मिनट का होगा। बैक्टीरिया का कितना मिनट होगा आपका, 60 मिनट का होगा। क्लियर है? और फंगाई वंगाई है तो कितना मिनट का होता है, 90 मिनट का होता है, 90 मिनट का होगा। क्लियर हुआ है तक क्या? 24 घंटे का किसमें होता है, मनुष्य में होगा सेल साइकिल। बैक्टीरिया में कितना मिनट का होता है, तो आपका 60 मिनट का। और फंजाई में कितना मिनट का पूछेगा तो 90 मिनट। मतलब सबसे कम समय किसमें होता है आपका, बैक्टीरिया में। मतलब क्वेश्चन पूछता है बैक्टीरिया से। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा पहले, ध्यान से सुनिएगा पहले, इधर देखिएगा। अब यहीं से एक बार क्वेश्चन बैक्टीरिया का सुन लीजिएगा। इधर देखिएगा, ये बॉटल है, ये क्या है, बॉटल। पूरे बॉटल बैक्टीरिया से भरा हुआ है। पूरे बॉटल बैक्टीरिया से भरा हुआ है। बॉटल पूरे बैक्टीरिया से क्या होता है, भरा हुआ। तो बैक्टीरिया 2 मिनट में, सॉरी मतलब 30 मिनट में, भाई पूरे बॉटल भरा हुआ है बैक्टीरिया से। ठीक, पूछा 30 मिनट में बैक्टीरिया कितने बॉटल को भरेगा। भाई बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कितना है आपका, 60 मिनट का। ठीक, नहीं है समझ? मतलब 60 मिनट में पूरा बैक्टीरिया एक बॉटल को भर डालता है। तो 30 मिनट में कितने बैक्टीरिया भरेगा, मतलब कितने बॉटल को भरेगा। अरे गधो, बैक्टीरिया का कहानी है 60 मिनट में हमेशा क्या हो जाता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। मतलब एक से कितना बनाता है बैक्टीरिया, 2 बनाता है। कौन सा डिवीजन हुआ, सोमैटिक सेल। जब 30 मिनट में पूरे एक बॉटल को भर देगा। नहीं है समझ?
और 60 मिनट में हमेशा कितना बॉटल भरेगा? 2 बॉटल भरता। जो 60 मिनट है ना तो 2 ध्यान समझिएगा, बैक्टीरिया की कहानी होता है, एक सेल से हमेशा कितना सेल बनता है? 2 सेल बनेगा। और जो अपने पेरेंट सेल के क्या होता है? बराबर होता है। आया समझ? सर लेकिन उसका सेल साइकिल तो कंप्लीट नहीं होगा दो ना। बाटल भरेगा वो। तो ठीक। 60 मिनट में कंप्लीट होता है। हाँ। 2-3 ही मिनट 30 ही मिनट है हुआ है ना। इधर देखिएगा, पहले समझिए, या बस इसी में कंफ्यूज रहता है लोगों को। इधर समझ लो पहले। 60 मिनट का सेल साइकिल है, उसके बाद वो देखिएगा 60 मिनट का उसका क्या है? सेल साइकिल है। मतलब अपना लाइफ साइकिल क्या कर लेता है? वो कंप्लीट कर लेता है। क्लियर हुआ है तक के? आ गया समझ आपको? मतलब ये है कि 60 मिनट में उसकी लाइफ साइकिल क्या होगा? कंप्लीट होगा। आ गया समझ? भाई जैसे कि मान लीजिएगा 20 बैक्टीरिया है। कितना बैक्टीरिया है? 20 बैक्टीरिया। तो ये कितने मिनट में 20 बॉटल को भरेगा? 60 मिनट में भर देंगे। भाई एक बॉटल को भरने के लिए कितना मिनट लग रहा है उसको? 60 मिनट। एक बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कितना है? 1 से 2 बनाएगा, नहीं है समझ? तो उसका 60 मिनट का है, तो मान लीजिएगा अगर 20 है तो 20 तो बॉटल को भर रहा है 60 मिनट में। अगर वहीं पास अगर कितना मिनट हुआ है? 30 मिनट हुआ, नहीं आया? लेकिन डिवीजन तो हो गया है ना, नहीं है समझ? वो परिपक्व पूर्ण रूप से नहीं हुआ है। तो हमेशा क्या होता है? 30 मिनट में हमेशा कितना होगा आपका? आधा को किया है यहाँ पास। लेकिन अगर वो 30 दूनी है, अगर पूरा कंप्लीट करता, भाई आपको पता है एक बैक्टीरिया से कितना बैक्टीरिया बनेगा? वो 2 बैक्टीरिया बनेगा, नहीं है समझ? जब एक बैक्टीरिया था तो वो कितना मिनट में कर रहा है? 1 मिनट। मतलब अरे मैं क्वेश्चन बताना भूल रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ध्यान सुनिए, नहीं समझ आएगा अभी। इधर देखिए, ध्यान समझिएगा। बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल कितना मिनट का बताया आप लोग को? 60 मिनट का। मतलब इधर देखिएगा, बैक्टीरिया मतलब क्या कहता है? 60 मिनट का बैक्टीरिया का लाइफ साइकिल है। क्लियर हुआ? एक बैक्टीरिया का बोले ना, एक बैक्टीरिया का 60 मिनट का लाइफ साइकिल है। अब एक बैक्टीरिया से हमेशा कितना बैक्टीरिया बनेगा? 2 बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया से कितना बनेगा? 2 बैक्टीरिया। कितना मिनट में बनेगा? 60 मिनट। आगे समझ आ रखे? कोई डाउट कहीं पास यार? आगे ना पक्का? अब एक बाटल पहले भरा हुआ, एक बाटल पूरा बैक्टीरिया से क्या हुआ है? भरा हुआ है, ठीक? तो 60 मिनट में बैक्टीरिया कितने बाटल को भरेगा? 2 और भरेंगे। आया समझ? मतलब 2 बॉटल यहाँ पर भरता है। बैक्टीरिया के पास पहले से ही 2 रहता है, मतलब 2 एक सेल है, एक सेल से 2 सेल होगा। अब इसकी ये सेल को क्या हो गया? खत्म। इससे तो कोई मतलब नहीं है, ये 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। तो क्वेश्चन वैसे ही बनता है, नहीं है समझ? तो 30 मिनट में कितने बॉटल को भरेगा? तो एक ही बॉटल को भरेगा, नहीं है समझ? 60 में कंप्लीट हो रहा है तो 2 बॉटल भर रहा है। हमेशा बैक्टीरिया से जब भी क्वेश्चन पूछेगा, अगर एक से हमेशा 60 मिनट में कितना बनेगा? 2। अगर 30 मिनट में पूछेगा तो हमेशा आधा याद रखना। मतलब जितना रहेगा उतना ही रहेगा। नहीं होगा। आगे समझ? आधा में उतना ही रहेगा, और अगर पूरा कंप्लीट बोलता है 60 मिनट में, तब उससे क्या हो जाएगा? वो डबल होगा। आया समझ? नहीं आया? चलिए अब इधर देखिएगा सेल साइकिल। जैसे उसमें ऑप्शन में आ गया आधा दिए, हाँ 1 और 2, हाँ और या कुछ भी दे दिया, हाँ। उसमें कौन सा आएगा? क्वेश्चन में क्या है? 30 मिनट में 30 मिनट में हमेशा एक ही होगा। एक ही आधा ही होगा। हाँ आधा ही रहता है। आया समझ? सर लेकिन एक होना चाहिए ना उसमें। अभी है क्वेश्चन, है इसका आंसर। क्वेश्चन देखो ना, समझ आ जाएगा। क्वेश्चन है, मैं बोला नहीं इसका। सर लेकिन अच्छे से समझ नहीं आया मेरा क्वेश्चन। हमेशा बैक्टीरिया का याद रखना, एक बैक्टीरिया, इधर समझो, एक बैक्टीरिया है तो एक बैक्टीरिया से कितना बैक्टीरिया बनता है? 2 बनेगा। आ गया समझ? मतलब ये 2 बैक्टीरिया तब बनता है जब उसमें 60 मिनट क्या होगा? कंप्लीट होगा। 60 मिनट में मतलब दोनों का हो जाता है। दोनों का लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, मतलब 2 बैक्टीरिया बनाया। जैसे अगर उसी प्रकार से अगर 30 मिनट है तो ये भी आधा है, ये भी आधा है, नहीं आया समझ? तो दोनों आधा आधा है, मतलब क्या हुआ? एक ही तो बना है वो। मतलब हमेशा एक पूछेगा तो 2 लिखना है, और आधा पूछेगा तो हमेशा एक ही याद रखना है। क्लियर हुआ? चलिए अगला देख रहे थे अपन, क्या देख रहे थे भाई? सेल साइकिल।
मतलब उसी प्रकार से अब किसका होता है, आपका फंजाई का सेल साइकिल 90 मिनट का होगा, ठीक, और मनुष्य का सेल साइकिल कितने घंटे का रहता है, 24 आवर्स का। लाइफ स्पैन नहीं, कोशिका चक्र बोल रहे हैं, लाइफ स्पैन अलग होता है, मृत्यु अलग होता है, नहीं है समझ गया, जीवन अवधि। ठीक, वो जीवन अवधि है, ये उसकी साइकिल है। अब देखिएगा जीवन से प्रारंभ होके एम फेज की अंतिम अवस्था को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। क्या कहेंगे भाई, सेल साइकिल। और सेल साइकिल को हमेशा दो अवस्था में बांटा गया, पहला होता है डेवलपमेंट फेज और दूसरा होता है आपका डिवीजन फेज होगा। दूसरा कौन सा फेज होगा भाई, आपका डिवीजन फेज। बहुत सारे पुस्तक में G0 को भी लेता है, लेकिन G0 हमेशा क्या होता है, रेस्टिंग पीरियड होगा। क्लियर? अब सेल साइकिल का सीक्वेंस देखिएगा, हमेशा G0 रहेगा, ठीक, फिर उसके बाद क्या रहेगा आपका G1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा आपका S फेज, उसके बाद क्या होगा आपका G2 फेज, उसके बाद क्या होगा आपका M फेज। यही सेल साइकिल का क्या है, आपका सीक्वेंस है। मतलब G1 से लेकर G2 तक की अवस्था क्या होगा आपका डेवलपमेंट, और M फेज तक के मतलब क्या होगा आपका, मतलब सॉरी G1 से लेकर M फेज तक के कौन सा होगा आपका डेवलपमेंट फेज, और जो M फेज होगा आपका वो क्या होगा आपका, सॉरी नहीं यार, हाँ, मतलब G1 से लेकर G2 तक की अंतिम अवस्था क्या कहलाएगा आपका डेवलपमेंट, और फिर M फेज क्या होगा उसका डिवीजन फेज होगा। क्लियर हुआ, आया समझ में? सर हम लोग क्वेश्चन में जैसे समझेंगे जैसे लाइफ साइकिल के कितने सेल साइकिल के कितने फेज होते हैं ऐसे तो दो फेज होगा, पहला G1 से प्रारंभ होकर क्या होता है G2 तक के अंतिम फेज, G2 तक के क्या होगा अंतिम फेज ना, और M फेज आपका क्या होगा डिवीजन फेज। लिख लीजिएगा, डेवलपमेंट में लिखिएगा G1 का प्रारंभिक अवस्था से लेकर, लिखिएगा G1 का प्रारंभिक अवस्था से लेकर G2 तक की अंतिम अवस्था को डेवलपमेंट फेज कहते हैं। लिखिएगा G1 का प्रारंभिक अवस्था से लेकर G2 तक के अंतिम अवस्था को, G2 के अंतिम अवस्था को डेवलपमेंट अवस्था कहते हैं। हो गया, लिख लिए? अंतिम अवस्था डेवलपमेंट अवस्था का, उसी को परिपक्वन अवस्था भी कहते हैं। कौन सा अवस्था कहेंगे, परिपक्वन अवस्था। इधर देखिए आप, और एम फेज को अपन क्या कहते हैं भाई, डिवीजन फेज कहेंगे। क्लियर हुआ? अगर इसको पूछेगा डेवलपमेंट ना कि इंटरफेस देगा, तब भी क्या होगा आपका इंटरफेस, और दूसरा क्या होगा आपका डिवीजन। मतलब आपके दिमाग में होना चाहिए सेल साइकिल का स्विच पे दो ही अवस्था होता है, पहला इंटरफेस और दूसरा क्या होता है आपका डिवीजन फेज होगा। क्लियर हुआ? तो इंटरफेज में कौन आएगा आपका, G1 से लेकर कहाँ होगा G2 तक की अंतिम अवस्था इंटरफेज कहलाएगा, और M फेज केवल क्या कहलाएगा आपका डिवीजन फेज होगा। क्लियर हुआ तक के? कोई डाउट कहीं पास? अब जो इंटरफेज होता है उसको तीन रूप में बांटा गया है, पहला G1 S और दूसरा क्या होगा आपका G2। तो इसका सीक्वेंस भी लिख लीजिएगा G0 G1 S G2 और M। लेकिन बहुत सारे पुस्तक में ये देखिएगा, इधर देखिएगा, ये सही सीक्वेंस है लेकिन इसको नहीं देता है, जब ऑप्शनल देता है तो ठीक यहाँ से स्टार्ट कर देता है। ये अभी एनसीईआरटी उसमें पूछा था नीट वाले में शायद, ठीक, G1 फिर S फिर G2 फिर M फेज होगा। क्लियर है? ये कौन सा होगा भैया आपका सेल साइकिल का अवस्था होगा। क्लियर हुआ तक के? अब लिखिएगा पहला इंटरफेस लिखिएगा, पहला क्या लिखेंगे भाई, इंटरफेस। इंटरफेस लिखिएगा, देखिए इसको तीन अवस्था में बांटा गया है। कितना अवस्था में बांटा गया है, तीन अवस्था में। पहला G1, दूसरा S और तीसरा G2। G1 S और G2, पहला आप हेडिंग डालिएगा G1 फेज,
पहला कौन सा फेज डालेंगे भाई आप लोग? G1 फेज। अब ध्यान से समझिएगा यही पास आप। ये सेल साइकिल, ठीक, ये सेल साइकिल का कौन सा फेज होगा आपका? G1 फेज। लिखिएगा सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था होती है। लिखिएगा सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था होती है। देखिए इसको फर्स्ट गैप फेज भी कहा जाता है। फर्स्ट गैप फेज भी कहा जाता है। फर्स्ट गैप फेज कहा जाता है। लिखिएगा इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहा जाता है। मतलब G1 क्या होगा? लॉन्गेस्ट फेज होगा। और ये फर्स्ट फेज क्या कहा जाता है इसको भाई? फर्स्ट गैप फेज कहा जाता है। और इसको कहा जाता है प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहा जाता है। इधर देखिएगा ये लॉन्गेस्ट फेज हुआ, ठीक। दूसरा क्या होगा? ये फर्स्ट गैप फेज। तीसरा क्या कहते हैं इसको? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज का। इसको फर्स्ट गैप फेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये G0 है, ठीक, और यहाँ पास क्या है? G1 है। इस कारण इसको G1 गैप फेज कहा जाता है। दोनों के गैप के जो बीच अवस्था होता है इस कारण क्या कहते हैं इसको? G1 गैप फेज भी कहा जाता है। और ये डीएनए बनने की पहली अवस्था क्या कहलाएगा? G1 फेज कहलाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा डीएनए आरएनए बनने के लिए एंजाइम का सीक्रेशन कौन सी अवस्था पे होगा? तो G1 लिखिएगा। इसमें डीएनए आरएनए, लिखिए इसमें डीएनए आरएनए बनने के लिए एंजाइम का सीक्रेशन होता है। सर किस में लिखना है? इसी में G1 में लिखिएगा, इसमें डीएनए आरएनए बनने के लिए एंजाइम का सीक्रेशन होता है। उसी में लिखिएगा सेल के साइज में इंक्रीज होता है। लिखिएगा सेल के आकार में क्या होता है? इसमें इंक्रीज होता है। लिखिएगा मेटाबोलाइज्म की क्रिया तेज होती है। मेटाबोलाइज्म की क्रिया क्या होगी? तेज होगा। हो गया? लिखिएगा इसमें, लिखिएगा न्यू प्रोटोप्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है। लिखिएगा आल सेल ऑर्गन का इंक्रीज होना। आल सेल ऑर्गन का क्या होना? इंक्रीज होना। जितने भी कोशिका अंग है सबका साइज में क्या होता है? इंक्रीज होता है। आल सेल ऑर्गन का इंक्रीज होना। अब मान लो क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पास से कि इंटरफेज में कौन कौन सा क्रिया होती है, तो जितना G1 फेज, जितना S फेज, जितना G2 फेज होगा वो तीनों एक साथ कौन सी फेज है? वो इंटरफेज है। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मान लो ऑप्शनल दे दिया रहेगा कि डीएनए आरएनए बनने के लिए एंजाइम का सीक्रेशन कौन सी फेज में होती है, पहले इंटरफेज G1 S G2 ऐसे दिया ऑल ऑफ द एबोव, तो क्या होगा? वो ऑल ऑफ द एबोव। अगर नहीं तो पूरे आंसर क्या रहेगा उसका? इंटरफेज। कंफ्यूज नहीं होना। आ गया समझ? यार जीवन में तो ऑप्शन में तो अगर इंटरफेस नहीं दिया है ऑप्शनल में, अगर G1 दिया है तब G1 लिखोगे, और जीवन दिया रहेगा इंटरफेस तो इंटरफेस लिखोगे क्योंकि पूरा इंटरफेस के अंतर्गत सभी आ रहा है। नहीं आया समझ? या क्वेश्चन लिखा के जैसे लिखा ऑप्शन में गिरा देते ना उसके अलग अभी दे देंगे, ऑप्शनल देंगे भाई। दूसरा लिखे आप लोग G2, लिखेगा S फेज, सॉरी S को लिखिए, S फेज। अब लिखेगा S फेज। अब क्या लिखेंगे भाई आप लोग? S फेज। इधर देखिएगा, लिखेगा S फेज को, इसको डीएनए सिंथेसिस फेज कहा जाता है। डीएनए सिंथेसिस वो तो क्या था? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज था।
लिखिएगा इसमें हमेशा हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होगा, सिंथेसिस होगा। लिखिएगा हिस्टोन प्रोटीन का भी सिंथेसिस। लिखिए इसमें डीएनए का डुप्लीकेशन, डीएनए का क्या होगा, डुप्लीकेशन, डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन, और क्रोमोसोम का डबल होना, क्रोमोसोम का क्या होना, डबल होना। क्लियर हुआ? सर डीएनए का डुप्लीकेशन, रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम का डबलिंग होना, क्रोमोसोम का क्या होना है ना, डबलिंग होना। हो गया? लिखिए यार, लिखे कि नहीं लिखे यार? और लिखिए इसमें डबल होना लिखिए। और डबलिंग होना मतलब 2 सेल से क्या बनाएगा, ये 4 सेल बनाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिएगा, जैसे एक क्रोमोसोम है तो एस फेज में कितना हो जाएगा, ये 2 होगा। 2 मतलब समझ रहे हो, एक और ये क्या हो जाएगा, मतलब एक हुआ और ये क्या हुआ, 2, और फिर इसे क्या हो जाएगा, 2 बनेगा। नहीं आ रहा समझ यार? मतलब एक से कितना हो रहा है, 2, तो 2 से कितना हो जाएगा, 4 होगा। आया समझ यार? मतलब हमेशा इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम का डबलिंग होना। ठीक, जैसे मैं आपसे पूछा कि पापा का स्पर्म आया, माता रानी का ओवम आया, तो ये पापा का स्पर्म का और ये माता रानी का क्या हुआ, ओवम का, तो दोनों मिलके क्रोमोसोम बनाया, बना कि नहीं बना? मतलब ये एक क्रोमोसोम बन गया, होगा कि नहीं होगा? अब इसमें क्या होगा, इसका कॉपी होगा, मतलब डुप्लीकेशन हो गया, नंबर ऑफ क्या होगा, क्रोमोसोम की संख्या बढ़ेगी, तो हमेशा इसका क्या होते जाएगा, कॉपी होते जाएगा। आया तो समझ है? पूरे संख्या का बढ़ना कौन सी अवस्था पे होगा, तो आपका एस फेज। इसी कारण इसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेज कहेंगे। और हमेशा डीएनए का सिंथेसिस बार एक बार होगा। कैसे होता है, एक बार इधर समझ लीजिएगा। 3 days टू क्या होगा आपका, 5 days, और 5 days टू क्या होगा, 3 days। आया समझ? एक ही बार होगा, नहीं आया समझ? एक बार में एक बार होगा। हाँ, एक बार में एक ही बार होगा, फिर दोनों का होगा अलग अलग। जैसे देखिएगा, ये डीएनए है, ये बना हुआ है यहाँ पर से, ये 5 days था, ये क्या था 3 days, ये 3 days तो क्या था 5 days, दोनों अलग हो गए। ये भी जोड़ा बनाएगा, ये भी जोड़ा बनाएगा, फिर जोड़ा बनाने के बाद कट जाएंगे, फिर जोड़ी बनाते जाएंगे। नहीं समझ आ? मतलब ऐसा नहीं कि ये 5 days से कहाँ होगा, 3 days की तरफ होगा, और 3 days से कहाँ होगा आपका 5 days। क्लियर हुआ? लेकिन रेप्लिकेशन होने का भी तरीका अलग अलग होता है। किसी में टूट टूट के रेप्लिकेशन होगा, किसी में एक साथ रेप्लिकेशन होता। नहीं है समझ? वो बताऊंगा मैं, आगे पढ़ाऊंगा इसका। तो आगे समझ यहाँ तक के? चलिए आगे लिखिए अब आप लोग। किसमें? अरे कॉपी हो रहा है मालिक, बराबर होता है मम्मी पापा के, तो सोमेटिक सेल में ही हो रहा है। नहीं आया समझ? हमेशा उसमें क्रोमोसोम का क्या होना, डबल होना। आया समझ? ये सिंथेसिस फेज है, मतलब बनने की अवस्था है, तो जैसा रहेगा वैसी तो बनेगा ना। नहीं आया समझ? नहीं लगता डिवीजन वाली बात होगी, कहाँ होगी आपका एम फेज। ये तो अभी रिपेयर हो रहा है, अभी क्या हो रहे हो आप लोग, परिपक्व हो रहे हैं। मतलब कौन सी फेज में अभी आप लोग, डेवलपमेंट फेज में। क्लियर हुआ? नहीं आया? जो शादीशुदा है उसके में सूत्र विभाजन हुआ होगा, जो शादीशुदा नहीं है उसके में सूत्र विभाजन नहीं हुआ है। आया समझ? आगे बताएंगे, टेंशन मत लो। चलिए अगला लिखिएगा आप लोग। ये हो गया सर। हाँ, ये इतना ही याद रखना इसमें से। अगला लिखिएगा आप लोग G2 फेज। अगला लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, G2 फेज। देखो इसको सेकेंड गैप फेज भी कहा जाता है। उसमें प्री डीएनए सिंथेसिस बोले तो पहले से उसमें डीएनए था, हिस्टोन आरएनए प्रोटीन बना। ठीक, वो प्री डीएनए सिंथेसिस अवस्था हुआ। एस फेज क्या होगा, सिंथेसिस अवस्था हुआ। अब पोस्ट डीएनए सिंथेसिस अवस्था होगा। G2 क्या होगा भाई आपका, सेकेंड गैप फेज बोलते हैं इसको। लिखिएगा पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज बोलते हैं, पोस्ट डीएनए सिंथेसिस अवस्था।
वो क्या लिख लीजिए, इसको लिखे आप, इसी को लिखिएगा प्री माइटोसिस डिवीजन बोलते हैं इसको, प्री माइटोसिस फेज बोलते हैं इसको, लिखिएगा प्री माइटोसिस फेज बोलते हैं इसको। लिखिएगा इसमें स्पाइंडल फाइबर्स का ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होगा, रिक्वायर्ड होती है स्पाइंडल फाइबर। सर इसको फिर से बोल दीजिए, लाइट को G2 को कहा जाता है सेकेंड गैप फेज कहा जाता है इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज कहा जाता है, इसको प्री माइटोसिस फेज भी कहा जाता है। इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होगा, इसमें स्पाइंडल फाइबर का क्या होगा, रिक्वायरमेंट होता है। रिक्वायरमेंट होता है या रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यक होता है, जरूरत होता है, तभी तो डिवीजन होगा ना सेंट्रीओल के बराबर। क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करेगा, स्पाइंडल फाइबर का वो रिक्वायरमेंट करता है। क्लियर? वो अगला लिखिए, इसी में लिखिएगा इसमें प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। उसमें किसका हुआ था, डीएनए का सिंथेसिस हुआ था, हिस्टोन प्रोटीन का वहां हुआ था, अभी यहाँ पास किसका हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस। लिखिएगा G2 में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लिखिएगा इसमें सेल का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है, लिखिएगा सेल का ग्रोथ कंटिन्यूअस होता है G2 में। हो गया, लिखे आप। अब लिखिएगा डिवीजन फेज, सर उसको एक बार और बता दीजिए। इसको हाँ सर, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। यही ट्यूबुलिन प्रोटीन क्या करता है, रिक्वायरमेंट करता है किसका, तो स्पाइंडल फाइबर का, क्योंकि स्पाइंडल फाइबर बनेगा तभी क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, इधर समझ लो, सेल डिवीजन के लिए 3 ऑपरेटर्स होना अत्यंत आवश्यक है। 3 ऑपरेटर्स मतलब समझते हो, उसके बिना सेल का विभाजन नहीं होगा। पहला जो होगा वो होता है, कौन होता है, स्पाइंडल फाइबर, और दूसरा जो अपकरण होगा वो ठीक इधर देखिएगा, उसका विभाजन के लिए 3 उपकरण का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर वो उपकरण नहीं रहेगा तो सेल का डिवीजन नहीं होगा। पहला होता है सेंट्रीओल, क्या होगा, सेंट्रीओल। दूसरा होता है आपका एस्टरेज, और तीसरा होता है आपका स्पाइंडल फाइबर। इसके बिना सेल का विभाजन नहीं होगा, क्योंकि यही 3 रिक्वायर होती है ऑपरेटर्स के लिए। क्लियर हुआ? ये इसमें ये वर्ड आ जा रहा है ना, स्पाइंडल फाइबर की आवश्यकता होती, बनता है क्यों नहीं है, आवश्यकता है क्यों word? तो जो बिना सेल मतलब स्पाइंडल फाइबर बनेगा तभी क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा। तो इसको स्पाइंडल फाइबर को बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन। इसी कारण वहां पास रिक्वायर्ड होती है, आवश्यक होती है वहां पास। क्लियर हुआ यहाँ तक की? लिख लिए। अगला लिखिए एम फेज। एम फेज को लिखिए आप लोग, इसको डिवीजन फेज कहा जाता है। इसको भी लिखना इसको मत लिखिए, अभी बता देंगे, ये तो आवश्यक है। लिखेगा एम फेज को डिवीजन फेज कहा जाता है। एम फेज को क्या कहा जाता है अभी आपका, डिवीजन फेज कहा जाता है। देखिए 3 अवस्था में कंप्लीट होता है। पहला एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, तीसरा मियोसिस। पहला एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, और तीसरा क्या होगा आपका, मियोसिस। हो गया। अगला लिखिएगा आप G0, अगला लिखिएगा G0 फेज। लिखिए इसको रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। लिखिएगा G0 को रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। लिखिएगा G0 को रेस्टिंग पीरियड कहा जाता है। अरे हमारा सर क्यों दुख रहा है?
लिखेगा जी जीरो फेज लिखिए। इसी को लिखेगा क्यू स्कैंड फेज कहा जाता है, शांत अवस्था कहा जाता है, क्यू स्कैंड। लिखेगा क्यू स्कैंड अवस्था कहा जाता है, क्यू यू आई, क्यू स्कैंड अवस्था, शांत अवस्था कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब मैं आपसे पूछा कि पौधे के किस भाग में शांत अवस्था पाया जाता है? क्लियर हुआ यहाँ तक के? आ गया समझ? चलिए ये हो गया। अब हेडिंग डालिएगा सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला। हेडिंग डालिएगा हाउ द सेल साइकिल इज द कंट्रोल, या लिखेगा द सेल साइकिल इज कंट्रोल। लिखेगा कोशिका चक्र को नियंत्रित करने वाले एंजाइम्स। शांत कोशिका उसका जड़ है। लिखेगा सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले एंजाइम के नाम। लिखेगा सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स के नाम। कंट्रोल आप क्या होगा भाई? सेल साइकिल। इधर देखिएगा सेल साइकिल को क्या करता है भाई? कंट्रोल करता है। जैसे मैं आप लोग से पूछा कि जैसे कि चलो शादीशुदा उन लोग को समझ आता है, कंट्रोल कौन करता है जी? आप करते हैं, सर करते हैं। और प्रकृति का नियम है कि बीवी के सामने हर कोई झुकता है। ठीक, मतलब देखिएगा कंट्रोल करने वाली कौन है? हाउसवाइफ है कि नहीं है? उसी प्रकार से देखिएगा स्कूल में कंट्रोल करने वाले कौन होते हैं? टीचर होते हैं। होता है कि नहीं होता? तब तो उसको गुरुजी बोलते हैं। अब गुरुजी को भी कंट्रोल करने वाली कौन होती है? उसकी मिसेस होती है। भाई कॉलेज में तो स्कूल में प्रिंसिपल कर लिया, लेकिन घर आता है कौन करता है? मिसेस। उसी प्रकार से सब ग्लैंड्स को कंट्रोल करने वाला भी तो कोई रहता है, जिसको कौन से ग्लैंड बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन उस मास्टर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने वाला कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक, तो उसी प्रकार से हर सेल को, हमारे बॉडी पे हर सेल को जो कंट्रोल करने के लिए कुछ क्या होता है? एंजाइम्स। अगर हमारे बॉडी में सेल का ग्रोथ नहीं होता, मतलब सेल का कंट्रोल नहीं होता, तो हमारा सेल का साइज क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता और हमको एक बीमारी हो जाता। कौन सा बीमारी हो जाता? कैंसर। क्योंकि आपको पता है कि सेल का अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाना वो क्या है? कैंसर का रूप है। अब उस सेल पे अगर हमारा कंट्रोल है तो वो सेल ज्यादा ग्रोथ नहीं कर रहा, तो हमको कोई बीमारी नहीं हुआ। अगर उस सेल पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता तो वो सेल हमारे को क्या कहा जाता? वो कैंसर लेता। आया? तो उसी प्रकार से सेल साइकिल के हर एक स्टेप में कंट्रोल करने वाले क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्लियर हुआ? हर एक स्टेप पे, जैसे कि अभी आप लोग बिलासपुर आए हो, ठीक है, तो मम्मी पापा आप लोग को क्या किए हैं? कंट्रोल किए हैं। पैसा उतना ही देते हैं जितना आपकी आवश्यकता हो। नहीं समझ? अगर आवश्यकता से ज्यादा मिलेगा तो आप कंट्रोल हो पाओगे क्या? नहीं हो पाओगे। गाड़ी में चलोगे, फुटफुट लोगे। अभी देखो ना, कंट्रोल नहीं कर आया तो क्या केस हुआ? अभी जो पीएससी करने आए थे, देखे ना। इसलिए कहते हैं कि आवश्यकता से ज्यादा पैसा भी नहीं लाना, आवश्यकता से ज्यादा इच्छा को भी नहीं वो पूर्ति करना। जितना में उतना में क्या करो? संतुष्ट। आया समझ? अब अनजान जगह में कभी भी अनजान से दोस्ती ना करो, वो जान रहे उसी से दोस्ती करो। क्लियर हुआ? आ गया समझ? मतलब उसी प्रकार से कहता है कि हर एक सेल साइकिल पे क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो पहला लिखिए आप लोग सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाले एंजाइम्स। पहला होता है आपका मेन जो कंट्रोल करता है वो साइक्लिंग है, और दूसरा CDKS है, साइक्लिंग डिपेंडेंस काइनेज बोलते हैं। लिखेगा साइक्लिन और साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज। हो गया? आ गया समझ? मतलब सेल साइकिल को कंट्रोल करने वाला मेन कौन होता है आपका? साइक्लिन, और दूसरा क्या होता है? CDKS, साइक्लिंग डिपेंडेंस काइनेज। इसी को बोल देते हैं रनिंग बोलते हैं। लिखा है ग्रुप ऑफ द स्पेशल प्रोटीन। ये एक प्रकार क्या होता है? स्पेशल प्रोटीन है जो सेल साइकिल को क्या करता है? कंट्रोल करता है। क्लियर हुआ तक? अब लिखिएगा आप लोग, लिखिए उसको ग्रुप ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स। हाँ, इसी को स्पेशल विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन्स कहा जाता है। इसी को साइक्लिंग डिपेंडेंट काइनेज को।
लिखिएगा थोड़ा सा, हाँ लिखिए ना थोड़ा सा, पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे अब ना यार। लिखिएगा G1, लिखिएगा G1, लिखे ना पॉइंट और लिखिए G1 और S फेस के मध्य में, लिखिएगा G1 और S फेस के मध्य में, G1 और S फेस के मध्य में क्या लिखिए? कुछ नहीं। अरे भाई ये सेल साइकिल है, ठीक, ये G1 हुआ और ये क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में जो कंट्रोल करने वाला होता है उसको लिखिएगा CDKS। हाँ, G1 और S फेस के मध्य को कंट्रोल करने वाले को CDKS बोलते हैं। कंट्रोल करने वाले एंजाइम। हाँ, इसी को SCDKS कहते हैं, सॉरी CDKS हो गया ना, इसी को लिखिएगा G1 और S को कंट्रोल करने वाले को SCDKS भी कहा जाता है, SCDKS, SCDKS कहा जाता है। हो गया? G1 और S फेस के मध्य कंट्रोल करने वाले को CDKS या उसी को क्या कहते हैं, SCDKS कहते हैं। लिखिएगा S और G2 के मध्य को कंट्रोल करने वाले को S और G1 के मध्य कंट्रोल करने वाले को CDK कहा जाता है। CDK कहा जाता है, CDK, साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेज। लिखिएगा G1 और M फेस के मध्य कंट्रोल करने वाले को M साइक्लिन कहा जाता है। लिखिएगा G2 और M फेस के मध्य, G2 और M फेस के मध्य, G2 और M फेस के मध्य कंट्रोल करने वाले को M साइक्लिन कहा जाता है। M साइक्लिन लिख लिए? हो गया? अब नीचे नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा 2 पॉइंट। इसको G2 और M को क्या कहते हैं, M साइक्लिन कहते हैं। और लिखना है तो लिख लीजिए आप, एक और लिखिएगा, लिखिएगा G1 और S के बीच में क्या लिखे आप लोग, CDKS लिखिए। लिखिएगा वहां पास S साइक्लिन भी काम करता है। लिखिएगा G1 और S फेस के मध्य S साइक्लिन काम करता है, S साइक्लिन, उसी को लिखवा भी दिया हूँ, SCDKS भी कर। लिखिएगा वही होता है CDKS या SCDKS। G1 और S फेस के केस में S साइक्लिन होता है, G1 और S फेस के मध्य क्या होता है, SCDKS या उसी को कह देते हैं S साइक्लिन भी कहते हैं। लिखिए उसको S साइक्लिन कहते हैं। G1 और S फेस के मध्य में क्या लिखे, CDKS या उसी को कहते हैं S साइक्लिन। क्लियर हुआ? S मतलब उसी को क्या बोलते हैं आपका, G2 या S फेस के मध्य क्या होता है, मैं आप लोग को मतलब क्या बताया आप लोग को, मैं नहीं यार, S और G1 के बीच में बोला, S सॉरी इधर देखिए, पहले लिख लो यार आप लोग, हाँ शुरू से लिख लिए। चलिए डायग्राम बना ले भाई आप लोग, सिर्फ 2 ही मेन है यार। ठीक, ये हो गया आपका G0, G1, S, G2 और M। ठीक, ये देखिएगा आपका S और G2।
हो गया। एस से जी टू G1 और S के बीच में S साइक्लिन हो गया, S और G2 के बीच में क्या हो गया, CDKS हो गया। G2 और M के बीच में लिखिएगा आप लोग M साइक्लिन। चलिए हो तो क्या यार, इधर ध्यान समझिएगा, देखिएगा ये G1 से लेकर कौन सा अवस्था कहता है, G1 से लेकर S फेज तक की अवस्था में, आगे समझ है, इन दोनों बीच को कंट्रोल करने वाला कौन होगा, S साइड। क्लियर हुआ। अब कहता है S से लेकर G2 तक की अवस्था को कंट्रोल करने वाला कौन होगा, CDKS होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक के? नहीं है समझ। अब कहता है G2 से लेकर M फेज को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, M साइक्लिन। तीन ही साइक्लिन होता है, M साइक्लिन, S साइक्लिन और CDKS। मेन याद रखना आप लोग साइक्लिन, ठीक। इधर पहले समझ लो, मैं कहानी आप लोग को बता देता हूँ। जहां G1 और S आएगा मतलब वहां कौन होगा, क्लियर हुआ, आगे समझ। और यहाँ पर C साइक्लिन आएगा तब भी कंफ्यूज नहीं होना, S आएगा तब भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर पूछा आपसे S से अगर G2 को कंट्रोल करने वाला CDKS होगा, अगर आपसे पूछा G2 और M वाला पूछा तो हमेशा क्या होगा, M साइक्लिन। जहां S आएगा वहां A साइक्लिन, जहां M आएगा वहां M साइक्लिन। कहानी खत्म। आया कुछ समझ, नहीं आया। अब लिखिए, चलिए अगला लिखिएगा, लिखिए, हाँ नोट करके लिखिएगा, थोड़ा सा लिखिएगा। ट्रिगर माइटोसिस को मेसनरी कहा जाता है, MCDKS को लिखिएगा। ट्रिगर माइटोसिस मेसनरी कहा जाता है, लिखिएगा। माइटोसिस को मसनरी किसे कहा जाता है, तो माइटोसिस का मैकनरी या मेसनरी बोलते हैं। ट्रिगर क्या बोले पहले, उसी को आप जैसे बोले तो वैसे ही लिखाइए। ट्रिगर माइटोसिस मेसनरी किसको कहा जाता है, तो MCDKS को। अगर पूछा माइटोसिस के मेसनरी किसे कहा जाता है, तो MCDKS को। दूसरा लिखेगा DNA रेप्लिकेशन मेसनरी, ट्रिगर DNA रेप्लिकेशन मेसनरी किसे कहा जाता है, SCDKS को। इधर मतलब समझिएगा, लिखा है देखिएगा। DNA रेप्लिकेशन के लिए कौन सा मैकिनरी काम आता है, मेसनरी, तो कौन होगा आपका, SCDKS। माइटोसिस के लिए पूछेगा तो कौन होगा, MCDKS। नाम से पता चल रहा है, जहां डीएनए का रेप्लिकेशन होगा वहां सिंथेसिस अवस्था आ रहा है, और जहां डिवीजन की फेज आ रहा है वहां M फेज आ रहा है। कंफ्यूजन है क्या, वो नहीं है यार। जहां डिवीजन रेप्लिकेशन आ रहा है मतलब S फेज हो रहा है, और जहां माइटोसिस हो रहा है मतलब M फेज हो रहा है। क्लियर हुआ। चलिए अब अगला हेडिंग डालिएगा आप लोग। इसमें से और कुछ बच गया क्या, दिया क्या, सेट दिया, कौन से चैप्टर में दिया, सेट दिया, हाँ दिया। चलिए और थोड़ा बहुत लिखना है तो लिख लो इससे आप, ये तो नहीं पूछेगा इससे। चलिए अगला हेडिंग डालिए आप लोग, माइटोसिस डिवीजन को, ठीक। या ए माइटोसिस को पढ़ा दे पहले। चलिए लिखिएगा ए माइटोसिस, हेडिंग डालिए ए माइटोसिस, हेडिंग डालिएगा ए माइटोसिस। लिखिएगा ए माइटोसिस, लिखिएगा इसमें, लिखिए इसमें सेल कोशिका विभाजन के दौरान स्पाइंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता। लिखिएगा ए माइटोसिस में, ए माइटोसिस पहला कौन से लिखेंगे, ए माइटोसिस। ए माइटोसिस में कभी भी स्पाइंडल फाइबर का निर्माण
नहीं होता। क्लियर हुआ? ए माइटोसिस में स्पाइंडल फाइबर का विभाजन नहीं होता। क्लियर हुआ? लिखेगा, इस प्रकार के विभाजन को सर्वप्रथम रैमेक ने दिया था। किसने दिया था? तो रैमेक ने। सब कोशिका विभाजन के बारे में लिखेगा असमसूत्री विभाजन में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता। सर ये रैमेक के साइंटिस्ट का नाम है क्या? हाउ, अगर पूछा असमसूत्री विभाजन को सर्वप्रथम किसने दिया था? तो रैमेक ने दिया था। कब दिया था? लिख लीजिएगा 1841 में, 1841। हो गया? ध्यान से सुनिएगा इसका। एक कहानी मैं बता रहा हूं आप लोग को, ठीक है? इधर देखिएगा, इसकी दो कहानी बनती है। कितनी कहानी बनती है? दो। कैसे बनता है इधर देखिएगा। एमाइटोसिस का मैं पहले बोल दिया हूं, एमाइटोसिस में स्पाइंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता। जब स्पाइंडल फाइबर का निर्माण नहीं होगा तो कभी भी इसके कोशिका का विभाजन नहीं होगा। आया समझ? मतलब हमेशा इसमें कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा। क्लियर हुआ? आ गया समझ? जैसे बाइनरी फ्यूजन, मतलब क्या हुआ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कैसे होगा? क्योंकि आपको पता है कि ये सेल है। ये क्या है? सेल। और इसके अंदर पे एक द्रव भरा होता है और ये क्या है? आपका केंद्रा। तो ये कहलाएगा आपका साइटोप्लाज्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये साइटोप्लाज्म। और ये क्या कहलाएगा? आपका न्यूक्लियस। और सबको पता है कि पहला विभाजन किसका होता है? आपका न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के विभाजन को हम क्या कहते हैं? अपन कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं भाई इसको? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म विभाजन को अपन क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस कहेंगे। क्लियर हुआ? मतलब केंद्रक के विभाजन को अपन क्या कह दिए? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म विभाजन को क्या कह दिए? साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है? आपका हेमाटोसिस में बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है? फ्यूजन। तो सबसे पहले देखिएगा, ये केंद्रक है, तो केंद्रक की आकार में क्या होगा? परिवर्तन होगा। मतलब केंद्रक विभाजन हो रहा है, तो केंद्रक ऐसे बट रहा है दो हिस्सा पे। भाई आटा ऐसे गोल का गूंथना, तो आटा के दोनों तरफ को ऐसे पकड़ना, तो दोनों तरफ मुंह बड़ा बड़ा रहेगा और बीच क्या होगा? उसका पतला होगा। होगा कि नहीं होगा यार? मतलब ऐसे क्रोमैटिन के थ्रेड से ऐसे आया, ये देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लंबाई में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? और कभी भी प्लांट सेल और एनी सेल में दो खांच बनता है। जैसे समझिएगा, ये अगर मान लीजिए एनिमल सेल है, क्या सेल है? एनिमल। तो केंद्रक का विभाजन और साइटोप्लाज्म का विभाजन, दोनों का विभाजन एक साथ होता है। ध्यान से समझिए, एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का विभाजन और केंद्रक का विभाजन दोनों एक साथ होगा। क्लियर हुआ? तो ये जब विभाजन होने लगा तो साइटोप्लाज्म में विभाजन होगा, बाहर से कहाँ आएगा? अंदर की तरफ आएगा। आ रहा कि नहीं आ रहा है? ऐसे क्रोमैटिन के थ्रेड से बढ़ते जा रहा है और ये सेल कहाँ हो रहा है? अंदर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं कि जा रहा है? और अंत में ऐसा हो जाएगा कि ये दो डॉटर सेल का क्या करेगा? ये निर्माण कर देगा। नहीं है समझ? मतलब इसका जो खांच बना वो आउटर से कहाँ गया? इनर की तरफ। जो आउटर से इनर की तरफ बनेगा वो कौन सेल होगा? आपका एनिमल सेल। क्लियर हुआ या? यस समझ? एक कोशिका कितना कोशिका बढ़ रहा है? दो कोशिका। तो क्रोमैटिन धागा की लंबाई में वृद्धि हो रहा है, साइटोप्लाज्म में खांच बढ़ रहा है। तो ये खांच बाहर की से बढ़ रहा है, बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, तो वो कौन सेल होगा? आपका एनिमल सेल। अगर ये प्लांट सेल है, ये कौन सेल है? आपका प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल के हमेशा केंद्रक के मध्य भाग से, यहां से प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जिसको कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट, या उसी को कहते हैं सेल प्लेट कहते हैं। ठीक? तो प्लांट में ऐसे बीच से क्या बन रहा है? प्लेट बन रहा है। क्या बनेगा? प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल प्लेट कहेंगे। अब अंत में ऐसे प्लेट बनते जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा? दो डॉटर सेल का क्या करेगा? वो निर्माण करेगा। ठीक? इसी कारण कहता है दो एनिमल के सेल के बीच में क्या रहेगा? आपका डेस्मोसोम, और दो प्लांट सेल के बीच में क्या रहेगा? आपका प्लाज्मोडेस्मेटा।
इसमें हमेशा अंदर से कहा जाएगा, बाहर की तरफ, और एनिमल में हमेशा बाहर से अंदर की तरफ। लिखिए, एक पॉइंट लिखिएगा, लिखिएगा एनिमल को, लिखिएगा एनिमल सेल में, लिखिएगा एनिमल सेल पे कोशिका का खांच बाहर से अंदर की ओर होता, कोशिका की खांच बाहर से अंदर की ओर होता। बाहर से अंदर की ओर होता। लिखिए नीचे, जबकि प्लांट सेल में, जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट का निर्माण अंदर से बाहर की ओर होता। जबकि प्लांट सेल में सेल प्लेट का निर्माण अंदर से बाहर की ओर होता। प्लांट सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। प्लांट सेल प्लेट को फ्रेगमोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रेगमोप्लास्ट, फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। नीचे और लिखे, नोट रखें। दो पादप कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण, लिखिएगा, नोट रखें। दो पादप कोशिकाओं के मध्य प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण और दो एनिमल कोशिकाओं के मध्य डेस्मोसोम का निर्माण होता। पादप कोशिकाओं के मध्य क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा का निर्माण, जबकि जंतु कोशिकाओं के मध्य में डेस्मोसोम का निर्माण होता।